स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का टॉपिक ईवीएस से है और ईवीएस का सीटेट 2012 जनवरी में पूछे गए सभी प्रश्नों का एक्सप्लेन होगा। इसमें एनसीईआरटी बेसिस कुछ ट्रिक्स भी होगा, टिप्स भी होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ईमानदारी पूर्वक अपना आंसर अपने कॉपी में पहले लिखिएगा, फिर हम उसका डिटेल भी करेंगे, आंसर भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपका ये पहला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। 2, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। 3, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। चौथा, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। देखिए, आप अपना आंसर लिखिएगा। पहला आंसर क्या होगा 61 का। देखिए, इसमें सटीक आंसर क्या है कि पहले बच्चे का हम अनियमितता का कारण का पता करेंगे और फिर समीर को परामर्श देंगे कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तकनीक ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसे ठंडा पानी है। बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, देखिए बी में क्या तकनीक है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। यानी गीले कपड़े में वो क्या लपेटती है? पके चावल? ये तो होगा नहीं। प्याज लहसुन? ये भी नहीं। हरा धनिया? चौथा है काजू बर्फी। तो यानी हरा धनिया को क्या करती है? गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, जो लंबे समय तक, थोड़ा देर, बहुत दिन तक, मैंने कुछ 2-4-5 घंटा वो ठीक ठाक रह सकता है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, हरा धनिया। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो ये घर्षण क्या क्या काम करता है और एक गलत है, गलत चुनना है हमको। तो ऑप्शन नंबर 1, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ये बात सही है, पेन और पेपर के बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकेंगे। ऑप्शन 2, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ये भी बात सही है कि जूते में और जमीन के बीच में घर्षण होता है और इस वजह से हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है, ये कुछ जम नहीं रहा है। चौथा भी देख ही लेते हैं, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। यानी ब्रेक लगाने पर घर्षण के वजह से ही ब्रेक लगता है और जिसके वजह से रुकता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस नहीं आती। अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ऑप्शन नंबर 2, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। देखिए, आपको आंसर इसी 2 ऑप्शन में चुनना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है,
वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? जरा गौर से देखिएगा और ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप अपना आंसर ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रकरण पूरा करने के लिए अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देख लीजिए, यह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। देखिए, ये तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक लग रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का 100 स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। देखिए, ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर होगा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। अब सवाल है कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए सबसे बेस्ट होते हुए क्यों नहीं हो सकता है। आप जब स्कूल में पढ़ा रहे हो तो दीपावली तो साल में एक बार आता, अब दीपावली तक उसको वेट नहीं कर सकते हैं और ना तो दीपावली के बाद तक का। अब मान लिया जाए कि आप जनवरी में करवा रहे हैं और दीपावली सोचिए कब आएगा, तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपको लगेगा कि ये बेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वृत्त चित्र जब हम पढ़ाएंगे तो वायु प्रदूषण का पूरा वृत्त चित्र दिखाते हुए उसको स्पष्ट करेंगे कि ऐसे प्रदूषण होता है, यहाँ से कचरा निकल रहा है, यहाँ से प्रदूषण चीज़ निकल रहा है। इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब बच्चा क्यों टेंशन में है, क्यों डिप्रेशन में है, इसका पता लगा सकता है क्या करके देखते हैं। आप अपना आंसर लिखिएगा ऑप्शन पढ़ते हुए। पहला ऑप्शन है आक्रामक व्यवहार, दूसरा पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, तीसरा बहुत बात करना, चौथा हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। तो आप अपना आंसर लिखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहा है या फिर किसी से झगड़ा कर रहा है, तो इससे एक शिक्षिका पता लगा सकता है कि बच्चे टेंशन में हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, यानी बच्चे के गार्जियन और शिक्षक मिले तो आप क्या करेंगे, क्या चर्चा कर सकता है, इसका एक दिमाग लगाकर सोचिएगा। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। ऑप्शन 2, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन 4, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। चौथा तो ऐसे ही कट गया कि एक दूसरे की कमियों को उजागर नहीं करेंगे और अपने विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या क्रियाकलाप हो रहा है, उसकी भी जानकारी नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। देखिए, शहर में बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी बसें ये सब चलती है, बड़ी बड़ी ट्रक। तो कह रहा है कि शहर के लोग कैसे पर्यावरण संरक्षण के रूप में अपना व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। ऑप्शन 2, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन 3, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन 4, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। देखिए, लोग क्यों नहीं रखेगा यदि इमरजेंसी लग जाए, लेकिन जो डेली पैसेंजर होता है, यानी डेली आपको कहीं ड्यूटी करना है, कहीं पर काम पर जाना है, तो इसके लिए आप अपना नियमित जो अपना व्यक्तिगत वाहन है उसका प्रयोग न करते हुए सार्वजनिक यातायात से जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमारे लिए एक योगदान हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने।
69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु हर जगह है, ये एक प्रकरण है यानी एक टॉपिक है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 1, क्या मृदा में वायु है? प्रश्न नंबर बी, क्या पानी के अंदर वायु है? प्रश्न नंबर सी, हमारे शरीर में वायु है? प्रश्न नंबर डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल, ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन कौशल। आप अपना आंसर लिखिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्या वर्गीकरण कौशल। यहाँ कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है जो आप अलग अलग कैटेगरी में उसको रखेंगे। यहाँ वर्गीकरण कौशल बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन 2 चिंतन कौशल, यहाँ पर चिंतन कौशल का विकसित कर रहा है, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल। सी भी देख लेते हैं, 3 नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं। संवेगात्मक कौशल, यहाँ तो गुस्से वाली कोई बात है नहीं, कोई प्रेम वाली बात है नहीं, संवेगात्मक तो है नहीं। अवलोकन कौशल चौथा, अवलोकन कौशल में कोई चीज़ यहाँ दिखने वाली, वायु तो दिखने वाली है नहीं, इसलिए वो अवलोकन भी नहीं कर सकता। इसका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज भी देंगे। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन नंबर 1 सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ऑप्शन नंबर 2 सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, 3 सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, 4 बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। उम्मीद करते हैं कि आप अपना आंसर सही लिखे होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। देखिए, क्या होता है कि सब्जियों को यदि आप काट कर धोते हैं तो कुछ विटामिन्स जो बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है, वो पानी में जल में घुलनशील होता है, तो आपका विटामिन्स घुल जाएगा, विटामिन बी और सी। घुलने के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो इसका सीधा ट्रिक्स है कि विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, यानी B1, B2, BC, B3, B4, इस विटामिन बी हो गया। विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील आप इसका सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होता है। इस तरह आपका सही आंसर हो गया है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो गतिविधि देखिएगा, गतिविधि नंबर ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी, गुब्बारे में हवा भरना। डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ देना। चलिए, आप अपना आंसर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और डी दोनों सही है। देखिए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर जब रखेंगे और प्रेस करेंगे तो आपको बल लगेगा, और जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, तिरछा कर देंगे, तो उसमें पानी जाने लगेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि हवा अंदर थी जिसके कारण हमको बल लग रहा था। तो इस तरह हवा घेरती है, इससे ऑप्शन नंबर ए से स्पष्ट होता है। और डी में है कि 2 भरे हुए गुब्बारे, यानी 2 भरे हुए गुब्बारे को क्या करेंगे, एक छड़ी में यानी बांध देंगे और बीच में तराजू की तरह एकदम सेंटर कर देंगे, बराबर कर देंगे। और जैसे बराबर हो जाए तो एक गुब्बारा को जब फोड़ेंगे तो दूसरा गुब्बारा जो हवा वाला होगा, वो हवा वाला के तरफ में वो तराजू का डंठल जो है, या जो कहें आप, वो झुक जाता है। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि हवा में भार होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा श्वसन और सांस लेने के बीच में क्या अंतर है।
तो पहला ऑप्शन है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। 3, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। 4, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। देखिए, यदि विद्यार्थी कुछ भी नहीं समझता है या नहीं अंतर स्पष्ट कर सकता है तो वो जिम्मेदार एक शिक्षक का होता है। अपना आंसर लिखिएगा। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती है। लेकिन आपको बता दें श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर क्या है। श्वसन की प्रक्रिया में सांस लेना छोड़ना, सांस कहाँ तक हवा जाती है, कहाँ से वापस आती है, ये सभी प्रक्रियाएं आ जाती है। और सांस लेने का संदर्भ क्या है, सांस लेने का मतलब क्या है कि सिर्फ सांस अंदर जाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अपसादन। 2, वाष्पन, अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन। देखिए, चारों में एक ही ऑप्शन है, बस उल्टा पुल्टा है। तो ये चारों है क्या, हम डिटेल से बताएंगे। पहले आप अपना आंसर लिखिएगा। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। देखिए, अपसादन क्या होता है, जब पानी में नमक और रेत दोनों को मिला देंगे तो जो भारी अवयव होगा यानी भारी तत्व होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और बैठ जाना ही अपसादन कहलाता है। और जब हम उस पानी को पसाएंगे यानी उड़ेलेंगे दूसरे बर्तन में, तो जो नीचे बैठा हुआ भारी तत्व है वो नीचे रह जाएगा और पानी के साथ बहकर हल्की चीज़ें निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तारण। और निस्यंदन किसको कहते हैं, जब हम फिल्टर पेपर की सहायता से छानेंगे तो जो भारी तत्व होगा वो नीचे, या महीन कण जो होगा वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और मोटा कण ऊपर में रह जाएगा। वाष्पन किसको कहते हैं कि जब हम पानी को गर्म करेंगे, यानी पानी में कोई नमक और रेत को मिला दिए, पानी को जब गर्म करेंगे तो वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा और जो हमारा ठोस चीज़ रहेगा वो नीचे बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं वाष्पन की प्रक्रिया। यानी सबसे सटीक जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, अपसादन पहले करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर निस्यंदन करेंगे, फिर वाष्पन करेंगे। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन 1, पानी को रंग रहित करने। दूसरा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने। 3, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। 4, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। आप अपना आंसर लिखिएगा। देखिए, फिटकरी मिलाने से पानी में क्या होता है, जो भी हल्का फुल्का निलंबित पदार्थ होगा, ठोस अवयव होगा, वो तली में बैठ जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि अपसादन क्या होता है कि जब कोई ठोस अवयव जल में नीचे बैठता है तो वो प्रक्रिया कहलाता है अपसादन। तो इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए रेखा की माँ फिटकरी मिलाती है। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। देखिए, प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। 4, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूहों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इससे क्या होगा कि बच्चे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में अच्छे से समझ पाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, डैश के लिए मछली घर
एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन 1 पानी को साफ करने, 2 जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, 4 मछली घर यानी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए, मछली जो सांस लेती है गिल या क्लोम से लेती है, और वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को फिल्टर करते हुए गिल्स की मदद से उसको छानता है, छानने के बाद ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो पंप क्या करता है कि पंप हवा वाला पंप होता है, हवा को फेंकता है, तो जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा घुल जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कथन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें, बी, इनेमिल कम न हो इनके लिए ब्रेसिज पहने, सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? देखिए, दिन में 2 बार ब्रश तो करना चाहिए, ये सही है। इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, ये गलत है। सी, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ भी न लेना चाहिए ताकि उसका दांत टूटने या सड़ने गलने से बचे, और हर खाने के बाद कुल्ला भी करे। तो इस तरह आपका आंसर हो गया एक, यानी कथन ए, सी और डी सही है। यानी ऑप्शन नंबर किस में है भाई? 2, शायद 2 में है, सी डी ए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, सी डी ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए, ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा लॉजिकली वाला है, लॉजिक लगाइएगा। देखिए, एक सर्कल है, एक घेरा है जिसमें लिखा हुआ है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरा पानी में रहने वाले जीव जंतु, और तीसरा में है अंडे देने वाले जीव जंतु। अब देखिए, ये तीनों का कॉमन है एक्स वाला पार्ट, जो एक्स आप देख रहे हैं। तो इस एक्स में वैसा जीव होगा जो ज़मीन पर भी रहे, पानी में भी रहे और अंडा देने वाला है। तो ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट मगरमच्छ, सेकेंड ईल, सी यानी 3 नंबर शार्क, 4 मछली, मछली तो ज़मीन पर रहती ही नहीं है, 4 खत्म हो गया। 3 शार्क भी ज़मीन पर नहीं रहती है। ईल यानी सर्पमीन, ये भी ज़मीन पर रहती है, पानी में नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो आपका ज़मीन पर भी रहता है, जल में भी रहता है और अंडे भी देती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि और भोजन बनाना। वृद्धि तो जंतु भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, लेकिन भोजन बनाना पेड़ पौधे सिर्फ करते हैं, जीव जंतु नहीं करते हैं। तो एक गलत हो गया। 2, प्रजनन और भोजन बनाना। अब प्रजनन दोनों करते हैं लेकिन भोजन बनाना सिर्फ पेड़ पौधे। 3, प्रजनन और अंकुरन। प्रजनन सिर्फ दोनों करते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों करते हैं, लेकिन अंकुरन सिर्फ पेड़ पौधे में होता है। ऑप्शन 4, वृद्धि और प्रजनन, यानी बढ़ते हैं दोनों और प्रजनन भी करते हैं दोनों। इस तरह आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन 1, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौ। देखिए, मलेरिया के बीच में एनीमिया आ गया, लौ आ गया। ऑप्शन 2, लौ, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। ऑप्शन 3, लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ऑप्शन 4, मच्छर, डेंगू, लौ, गुड़। सीधे आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? तो लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी लौ की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होना एनीमिया होता है। आप हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए लौह तत्व मिले आपको, इसके लिए आप आंवला का सेवन करें। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी, देखिए, यानी पानी को पहले उबाल लिया जाए, फिर ठंडा किया जाए, फिर उसमें मछली डालते हैं तो मछली तुरंत मर जाती है। क्यों मरती है? ऑप्शन देखते हैं। मछली के तैरने के योग्य नहीं है। 2, ऑक्सीजन रहित है। मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है।
खनिज रहित है। देखिए, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो उबलने से ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, और जब उबले हुए पानी को ठंडा करेंगे और फिर मछली को डालेंगे तो क्या होगा कि उसका ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, जो मछली के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन रहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1. हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। देखिए, वहाँ पर गुरुत्व तो है तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, समतल सतह भी नहीं है लेकिन ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। 3 पानी नहीं, गहरे गुहार, ऊंचे पहाड़। 4 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी पानी नहीं, वहाँ पर जल नहीं पाया जाता है। गहरे गुहार जिसको क्रिएटर कहते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, यानी बहुत से गड्ढे होते हैं जिसको गहरे गुहार कहते हैं, गहर कहते हैं। ऊंचे पहाड़ भी वहाँ हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए. अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी. स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। 1. डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। 2. चेचक और मलेरिया। 3. डेंगू और आई फ्लू। 4. टाइफाइड और हैजा। अब देखिए, ये जब पानी जमा हो तो उसके रोकथाम के लिए पोस्टर के बारे में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के बारे में वो जागरूकता था। अगला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन 1, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। 2, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। 3, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। 4, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। देखिए, 1, 2, 3 ऑप्शन ये सारा सही है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य से, लेकिन आपको पता है कि सीटेट हमेशा बेस्ट आंसर खोजता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। अगला आंसर है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन 1, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। 2, विटामिन को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। 3, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। 4, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। जब पोषण प्रकरण को पढ़ाया जाए तो एक शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा क्या करना चाहिए, तरह तरह के भोजन का उदाहरण देना चाहिए कि उस भोजन में क्या पोषक तत्व पाया जाता है। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगला प्रश्न है, शामिल करना यानी इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलाबोरेट और मूल्यांकन करना, इवैल्यूट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज हैं, यानी 5 ई, पाँचों ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अंकुरन के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। अब देखिए, गतिविधि 3 है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ईज में कौन से शामिल नहीं होते हैं? शामिल नहीं होते। अब देखिए, 5 ईज का काम क्या है कि बच्चे उसमें इंगेज रहेंगे। इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंगेज और एक्सप्लोर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इंगेज का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है व्यस्त रहे, शामिल हो,
तो बच्चे इसमें शामिल भी हो रहे हैं। और एक्सप्लोर का भी देख सकते हैं कि एक्सप्लोर में क्या है, एक्सप्लोर का मतलब है खोजबीन करना। तो बच्चे अवलोकन करेंगे तो खोजेंगे वह अंकुरन कैसे हो रहा है। इस तरह सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका, एक कक्षा के अनुभाग ओ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बो को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ओ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। 2, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। 3, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। 4, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। देखिए मल्टीमीडिया कैप्सूल क्या होता है, उसमें दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों रहता है, ताकि उसमें सभी इंद्रियां शामिल होने से वो बेहतर समझ सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगा। देखिए क्लास में 4 एकदम औसत से कम विद्यार्थी है, कम जानता है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसको जो अपने लेवल में सभी विद्यार्थी के लेवल में लाने के लिए आप क्या करते हैं, तो कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना। 2, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। 4, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना। यानी वो क्यों पिछड़ रहा है, किस वजह से वो पीछे हो रहा है, इसका पहचान करना है और फिर उसके अनुसार से जिस वजह से वो मतलब पिछड़ रहा है उसके अनुसार से सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, तभी वो बच्चे सामान्य के लेवल में आ पाएंगे। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न करवाने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा डिटेल के साथ। तो आने वाले आपका सीटेट बेहतर हो, इसके लिए पहले से बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। तो आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। देखिए सही तरीका इसका क्या है, आप ऑप्शन में खोजिएगा, हम बोल देते हैं, आप उसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। डिजाइन तैयार करना पहला, दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा प्रश्न लिखना और उसका चौथा उनका संपादन करना और उसके बाद लास्ट में है अंक योजना लिखना। ये एक क्रम में है, ये कई बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका क्रम देख लीजिए किस में है। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर 1 डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंत में अंक योजना लिखना। उम्मीद करते हैं आप सबों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए आने वाले सीटेट में उपयोगी भी होगा। तो सीटेट में जितने भी अभ्यर्थी बैठने वाले हैं सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद।